स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं केंद्र की एक और पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसको अपन कह रहे हैं क्रोमेटिन पदार्थ या क्रोमेटिन मटेरियल, या इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल या तंतु भी इसको कह सकते हैं, या अंग्रेजी में बोले तो इसको क्रोमेटिन फाइबर भी कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर या इसका एक नाम और है, इसको केंद्रीय जाल या न्यूक्लियर रेटिकुलम भी बोलते हैं। न्यूक्लियर रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। तो हमने कहा था कि जैसे एक केंद्र का है, उस केंद्र में धागे जैसा जाल एक पड़ा रहता है, जिसको हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो ये स्थिति कब दिखती है, ये कोशिका विभाजन की जो अंतरावस्था होती है, अंतरावस्था जिसको हम इंटरफेज भी कहते हैं, ये इंटरफेज कोशिका विभाजन की सबसे लंबी या आराम की अवस्था, विश्राम की अवस्था होती है। उसमें ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये जाल के समान रचना धारण करके इसके केंद्रक द्रव्य में पड़े रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरावस्था या इंटरफेज, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटरफेज, में केंद्रक के अंदर सूक्ष्म, छोटी, बहुत ही बारीक सूक्ष्म धागे जैसी, धागे नुमा रचनाओं का जाल पाया जाता है। इस जाल को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल कहते हैं, या इसको हम क्रोमेटिन फाइबर कह दो, या क्रोमेटिन मटेरियल कह दो, या न्यूक्लियर रेटिकुलम कह दो। न्यूक्लियर का मतलब होगा केंद्र के, रेटिकुलम का मतलब जाल। केंद्र के अंदर जो जाल पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियर रेटिकुलम या क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। अब क्रोमेटिन, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। देखो, इसको जब अपन रंगेंगे, चाहे अम्लीय या क्षारीय डाई हो, तो ये रंग देता है, ये गहरा और हल्का रंग देगा। तो अपन आगे देखेंगे। अब ये जो क्रोमेटिन जाल है, जो इसमें होगा क्या कि कोशिका विभाजन जब होगा अंतरावस्था से बाद में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजित होगी, तो उस समय ये क्या करता है, इसी जाल से गुणसूत्र बन जाते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जाल गुणसूत्रों में बदल जाता है, गुणसूत्रों में बदल जाता है। कहने का मतलब है, इसी जाल से हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, वो बन जाते हैं। अब अगर हम ये जो इंटरफेज अवस्था है, अंतरावस्था में, ये जाल के जैसे दिखाई देता है, फिर ये धीरे धीरे संघनित होता रहता है, इसमें पानी के अणु निकलते रहते हैं, और ये सिकुड़कर संघनित होकर छोटा होकर फिर इस तरह से हमारे गुणसूत्र बन जाते हैं। अब ये जो अंतरावस्था है, अगर इसमें हम कोई अम्लीय या क्षारीय रंजक डालें, तो ये क्या होता है, ये रंग देता है, या ये रंग जाता है, या इसमें डाई लग जाती है। तो मुख्य रूप से हम इसको रंगने में क्षारीय अभिरंजन का प्रयोग करते हैं। क्षारीय क्वालिटी की जो डाई आती है, उनका अपन प्रयोग करते हैं। तो इसको अंतरावस्था में हम ये काम कर लेते हैं देखने के लिए। तो यदि कोई कोशिका अंतरावस्था में है, केंद्र अंतरावस्था में है, तो अंतरावस्था में केंद्र को, क्योंकि केंद्र के अंदर ही होता है ये, तो केंद्र को क्षारीय अभिरंजक, अभिरंजक का मतलब होता है डाई आती है क्षारीय प्रकृति की, जैसे एसिटोकार्मिन, एसिटोकार्मिन इस नाम से एक डाई आती है, और एक डाई और आती है एसिटोकार्मिन, और हिमेटोक्सिलिन, हिमेटोक्सिलिन इस नाम की अलग अलग ये डाई आती है। तो इन दोनों में से किसी को एक को लेकर अभिरंजित करते हैं, अभिरंजित करके करने पर इसके दो भाग दिखाई देंगे, दो भाग दिखाई देते हैं। अब इसके दो भाग दिखाई देंगे अपन को। एक तो इसका भाग दिखाई देगा हमको हल्का रंगा हुआ भाग। कुछ भाग तो ऐसे रहेंगे कि जैसे इसके बिल्कुल हल्के रहेंगे, और कुछ भाग ऐसे रहेंगे जो हमें गहरे रंग के दिखाई देंगे, इस तरह से इसके, ये जैसे देखो, कुछ इसके बीच बीच के अंदर अपन को गहरे भाग दिखाई देंगे, और बाकी का ये अधिकांश हल्का रंगा हुआ दिखाई देगा।
तो ये कुछ तो जगह गहरे रंग है, कुछ हल्के हुए, तो इसमें कुछ हल्का रंगा हुआ भाग दिखाई देगा। तब हम इसे कहेंगे उस भाग को तो हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। क्या कहेंगे? यूक्रोमेटिन। और जब इसका कुछ भाग जो गहरा रंगा हुआ दिखाई देगा बीच बीच में, इस क्रोमेटिन जाल का जो गहरा रंगा हुआ भाग दिखाई देगा उसको हम कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन इसको। तो हल्का रंगे हुए भाग को तो नाम दे दिया यूक्रोमेटिन। यू का मतलब देखो ये वास्तविक क्रोमेटिन पदार्थ है, इसी से गुणसूत्र बनेंगे आगे जाकर। जो यूक्रोमेटिन है ना, यही हमारी जो 46 गुणसूत्र है उसका निर्माण करेगा। हेटेरोक्रोमेटिन हालांकि गुणसूत्रों में प्रेजेंट होगा, लेकिन वास्तव में जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होता, ये आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होगा। तो ये हालांकि गुणसूत्र के अंदर रहेगा, तो अपन आगे देखेंगे। ये जो दोनों नाम है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, एक साइंटिस्ट हुए थे अमिल हिट्स इन्होंने दिए थे। तो ये भी याद रखिएगा, अमिल हिट्स ने यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन नाम दिए थे। तो अभी ये हो गया कि हमने इनको रंग के देख लिया कि इसके दो भाग दिखाई देते हैं। ये जो जाल है, ये जाल को हमने रंग लिया, तो कई जगह पर तो ये बहुत गहरा दिखाई देगा इस तरह से बीच बीच के अंदर, इस तरह से। और अधिकांश जगह पर ये हमें हल्का रंग का दिखाई देगा। तो ये जो गहरा रंग का है इसको तो हम कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन, और ये जो हल्के रंग है उसको हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। अब अगर इन दोनों की बात करें तो ये कैसा होता है, जैसे हमारे गुणसूत्र के इसमें होता क्या है कि क्रोमेटिन जाल में कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है। गुणसूत्र बनाने में मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन आती है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके 8 अणु होते हैं, इसके चारों ओर हमारा जो डीएनए है वो लिपटा रहता है इस तरह से इसके चारों ओर। और ये हमारा एक जो गुणसूत्र का तंतु है वो निर्मित होता है। तो ये जो आप एक सिंगल धागा देख रहे हैं ये यूक्रोमेटिन है। और जब ये इस तरह से एक जगह ज़्यादा कुंडलित हो जाता है, जैसे ये और इसके चारों ओर लिपट गया, तो अगर इस तरह की कोई स्थिति आ जाती है तो यहाँ पर ये इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा कुंडलित हो गया, तो इस पर जब डाई डालेंगे तब ये तो ज़्यादा कलर दे देगा, तब तो ये बन जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन। और बाकी का जो ये पोर्शन रहेगा ये कम रंगेगा, तो इसको हम कह देंगे यू क्रोमेटिन। तो ये यहाँ पर ज़्यादा कुंडलित हो गया, ये एक सिंगल कम कुंडलित है, छिद्दा है। इसमें देखो स्टोन प्रोटीन भी ज़्यादा रहेगी, इतनी सी जगह में खूब सारी स्टोन प्रोटीन है। इसमें स्टोन प्रोटीन है वो छितरी हुई है, जगह जगह पाई जा रही है। तो अगर हम इन दोनों को देखें कि ये दोनों होते क्या है, तो अपन इसका एक इस तरह से एक बना लेते हैं कि ये तो मान लीजिए यूक्रोमेटिन है और ये है हेटेरोक्रोमेटिन। तो हम ये लिख सकते हैं कि यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये तो हल्का अभिरंजित भाग है, अभिरंजित क्षेत्र है, और लगभग बीच में उपस्थित होता है। और इसको आप ले लो कि ये हेटेरोक्रोमेटिन है वो गहरे रंग से अभिरंजित क्षेत्र। और ये जब अपन देखें ना तो ये जैसे परिधि की तरफ, जो परिधि है उस परिधि की तरफ होगा, ये जो केंद्र की परिधि है उस परिधि की ओर होगा और पाया जाता है। जैसे ये परिधि की तरफ होगा ये, बाकी बीच में ज़्यादातर यूक्रोमेटिन होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये थोड़ा कम संघनित होता है। यूक्रोमेटिन जो है ये कम संघनित व कम कुंडलित भाग है। क्रोमेटिन जाल का कैसा भाग है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये कम कुंडलित है और थोड़ा सा छिद्दा छिद्दा है। जबकि इसको हम देखें तो ये देखो एक जगह से बहुत ज़्यादा कुंडलित हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अधिक संघनित है वह अधिक कुंडलित भाग है, अधिक कुंडलित भाग है। इसके बाद में तीसरा लक्षण कि आनुवांशिक रूप से देखें तो अभी हमने कहा कि जो वास्तविक गुणसूत्र बनते हैं ये यूक्रोमेटिन से बनेंगे, इस क्षेत्र से। इसका आनुवांशिक रूप से कोई योगदान नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने के लिए ये उत्तरदायी नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे आनुवांशिक रूप से
जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो सक्रिय होता है, मतलब यही गुणसूत्र बनाएगा और वो गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को लेके जाएंगे, जबकि आनुवांशिक रूप से ये निष्क्रिय होता है। चौथा बंदा कि अगर ये दोनों में पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि डीएनए के अंदर पुनरावृत्ति होती रहती है, तो इसकी जो यूक्रोमेटिन की जो पुनरावृत्ति होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, जबकि इसकी जो पुनरावृत्ति होती है वो बहुत धीमी गति से होती है। तो हमें कह सकते हैं ये अधिक तेज़ी से जिसको हम कहेंगे पुनरावृत्ति करता है, रेप्लिकेशन जिसको हम कहेंगे, और ये है वो धीमी गति से पुनरावृत्ति करता है, धीमी गति से पुनरावृत्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेप्लिकेशन, अपने समान नए डीएनए बनाने की प्रक्रिया। तो ये धीमी गति से पुनरावृत्ति करता है। पांचवा हम ये लिख सकते हैं कि इसमें जो वास्तविक जो एक्टिव डीएनए है उसकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी। इसमें देखो हिस्टोन ज़्यादा मिलेगी लेकिन डीएनए कम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अधिक कुंडलित हो गया, तो यहाँ पर डीएनए की कुंडलियाँ कम होगी। अब यहाँ इनके दोनों के बीच में देखो तो ये डीएनए की जो ये पट्टी है ये खूब ज़्यादा पाई जा रही है, तो यहाँ डीएनए की मात्रा ज़्यादा होगी लेकिन स्टोन कम होगी, यहाँ स्टोन ज़्यादा होगी लेकिन डीएनए कम होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए की मात्रा है, सक्रिय डीएनए जो है उससे सक्रिय डीएनए की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जबकि इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ सक्रिय डीएनए की मात्रा वो कम होगी, क्योंकि ये कुंडलित है, तो यहाँ पर इनके बीच में डीएनए की पट्टी बहुत छोटी है, यहाँ पर वो बड़ी बड़ी डीएनए के बीच में पट्टी है, ये छिद्दा है, इसलिए डीएनए ज़्यादा है यहाँ पर। इस यूक्रोमेटिन में डीएनए ज़्यादा है लेकिन स्टोन कम है, यहाँ पर स्टोन ज़्यादा है लेकिन डीएनए कम है। तो अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि हाँ कि इसमें जो स्टोन प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन वो कम होती है लेकिन नॉन स्टोन प्रोटीन अधिक होती है, मतलब नॉन स्टोन कम रहेगी और स्टोन कम रहेगी और नॉन स्टोन प्रोटीन ज़्यादा रहेगी, जबकि यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर तो देखो जो स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन हिंदी में भी लिख रहा हूँ इसको, ये तो होगी अधिक और जो नॉन स्टोन है वो होगी कम, नॉन स्टोन प्रोटीन होगी कम, क्योंकि स्टोन यहाँ पर ये स्टोन तो ये स्टोन एक जगह बहुत नज़दीक आ गए, तो स्टोन प्रोटीन की संख्या इस क्षेत्र में ज़्यादा हो जाती है जबकि डीएनए की मात्रा कम हो जाती है। अगला हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये मतलब इसका जो कुछ भी वातावरणीय कारक हो, जैसे कोई पीएच हो चाहे आयु हो, तो उसका प्रभाव यूक्रोमेटिन पर कम पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वातावरणीय कारकों का प्रभाव इस पर बहुत कम होता है, लेकिन ये देखा गया है कि इस पर प्रभाव अधिक होता है। जैसे वातावरणीय कारक हो सकते हैं, जैसे पीएच हो सकती है, तापमान हो सकता है, ये या एज भी हो सकती है, एज के अनुसार कैसे इस बढ़ रही है तो इसका प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ेगा। ये जो यूक्रोमेटिन है, यह देखो यह mRNA, tRNA और rRNA, ये तीनों प्रकार के RNA बना सकता है, बिल्कुल तीनों RNA बना सकता है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये मुख्य रूप से tRNA और rRNA ही बनाता है। mRNA का संश्लेषण ये यहाँ से नहीं करेगा ये। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं कि ये जो यूक्रोमेटिन ऐसा जो डीएनए है ये सभी प्रोकैरियोट के अंदर व यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकेरियोट हो, यूक्रोमेटिन सभी में मिलेगा। लेकिन जो ये हेटेरोक्रोमेटिन प्रकार का है ये ओनली यूकेरियोट के अंदर ही देखने को मिलता है, ये यूकेरियोट के अंदर ही पाया जाता है।
तो कहने का मतलब है हमने एक दो क्षेत्र देखे, हल्का और गहरा, तो हमने उसका डिफरेंस भी देखा कि ये अब गहरा ये इसलिए हुआ क्योंकि ये अधिक कुंडलित है। तो ज़्यादा कुंडलित है तो यहाँ पर हमने डाई डाली, तो डाई है वो इसके अंदर घुस गई, इसलिए ये ज़्यादा कलर वाला दिखाई दे रहा है। ये छिद्दा है, हल्का कम कुंडलित है तो यहाँ से डाई है वो कम रंग गई, तो इसलिए हल्का चित्र दिख रहा है, ये गहरा चित्र आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब ये जो इसकी अगर अपन बात करें कि ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित होता है। इसकी एक तो स्थायी अवस्था होती है और एक अस्थायी अवस्था होती है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन की अवस्थाएं देख लेते हैं। तो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन जो पदार्थ है उसके प्रकार देख लेते हैं। ये गुणसूत्र का कौन सा भाग है? ये जो गहरा अभिरंजित भाग है वो था, गहरा क्रोमेटिन पदार्थ का गहरा अभिरंजित भाग था। अब इसके दो भाग होते हैं, तो इसमें एक तो इसकी अस्थायी अवस्था होती है और एक स्थायी रूप से रहता है। तो उसको हम एक तो कहते हैं, देखो वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन, जिसको अपन कहते हैं वैकल्पिक मतलब फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। और दूसरा इसका होता है इसको हम कहेंगे अहेतुक हेटेरोक्रोमेटिन, या इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिटेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। अब ये जो है ना, ये तो इसकी अस्थायी अवस्था है, और ये जो कॉन्स्टिटेटिव अवस्था है ये इसकी स्थायी अवस्था है। तो ये कहाँ कहाँ इस तरह की पोजीशन में पाया जाएगा, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका वैकल्पिक जो है, वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन, उसको जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती है। मतलब हम ये कहेंगे कि यह जो है यह हेटेरोक्रोमेटिन की अस्थायी अवस्था है, अस्थायी अवस्था है। अब ये इनमें क्या होता है कि कुछ जो गुणसूत्र होते हैं इसमें ये है कि इसमें जब गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, इसमें गुणसूत्र के कुछ जोड़ों में, सभी में नहीं, कुछ जोड़ों में से एक, जैसे गुणसूत्र का जोड़ा है ये, तो इन जोड़े में से एक जो गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है, तो इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों कुछ जोड़े ऐसे होते हैं, तो जैसे उनमें से उस जोड़े में से दोनों गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र है वो या तो थोड़ा सा आंशिक या पूरा ही पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है, हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है। मतलब एक कुछ जोड़े होते हैं जिसमें एक गुणसूत्र तो यूक्रोमेटिक रहेगा और दूसरा गुणसूत्र है या तो पूर्ण रूप से या कुछ आंशिक रूप से हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है। तो इसमें एक साइंटिस्ट हुए थे दो, देखो, बार व बेरट्राम, इन्होंने बताया के अनुसार कि जो हमारे जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों की जो कायिक कोशिकाएं होती है, शरीर की जो कायिक सेल्स होती है, स्तनधारियों की कायिक सेल के दो एक्स गुणसूत्रों में से एक हेटेरोक्रोमेटिन होकर, जैसे दो एक्स गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है, होकर लिंग, जिसको हम कहेंगे लिंग क्रोमेटिन, क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र में रहेंगे, या इसको अपन कहते हैं बार बॉडी बनाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे
तो इन दोनों ने बार और बेटराम ने बताया कि जो काय कोशिका में जो हमारे 2x गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक हेटेरोक्रोमेटिन हो जाता है, और आगे क्या बनाता है, ये लिंक क्रोमेटिन या बार बॉडी बनाता है। अब मादा में तो क्या होता है, दो, जैसे मादा के अंदर है, मादा के अंदर दो दो एक्स और एक्स है, तो इनमें से एक जो है ये गुणसूत्र, ये जैसे एक है वो कैसा हो जाता है, ये हेटेरोक्रोमेटिन हो जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन हो जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब ये फिर आगे क्या बना लेगा, बार बॉडी बनाएगा, बार बॉडी एक अलग स्ट्रक्चर बनाएगा ये केंद्र के अंदर। तब हम बार बॉडी की अगर बात करें कि बार बॉडी कितनी होंगी, तो बार बॉडी की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक्स गुणसूत्र होते हैं टोटल, कुल जो एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र, उनमें से एक घटा दो, तो एक गुणसूत्र ही क्या होता है, टोटल गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक हटा दो, एक ही यूक्रोमेटिन रहेगा और बाकी क्या रह जाएंगे, हेटेरोक्रोमेटिन बना लेंगे। तो जो मतलब इसकी संख्या कैसे ज्ञात कर लेंगे, बार बॉडी की संख्या, कि कुल एक्स गुणसूत्र जो होते हैं उनमें से अपन एक उठाएंगे तो टोटल बार बॉडी आ जाएगी। जबकि नर में क्या होता है, नर के अंदर जैसे एक्स और वाई होता है, तो ये यूक्रोमेटिन रहता है, हेटेरोक्रोमेटिन नहीं बन पाता है। तो हमें कहेंगे कि नर में एक्स वाई होता है, तो इसमें ये जो ये एक्स है ये भी कैसा होता है, यूक्रोमेटिन होता है, ये जो एक्स है ये यूक्रोमेटिन होता है। अतः इसमें नर के अंदर जो बार बॉडी है का अभाव रहता है, अभाव रहता है। मतलब बार बॉडी का मतलब ये अलग स्ट्रक्चर दिखाएगा, फिर जो अपने केंद्र के अंदर ये जो केंद्रक बनेगा उसमें ये गुणसूत्र अलग ही स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाएगा। तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र है, इसलिए ये भी यूक्रोमेटिन होता है, तो इसलिए हेटेरोक्रोमेटिन इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है बार बॉडी का अभाव होता है किसमें, नर में। कि मादा में बार बॉडी होती है टोटल एक्स गुणसूत्रों माइनस एक, क्योंकि एक इसके अंदर मतलब यूक्रोमेटिन रहेगा, तो टोटल हम इसमें बार बॉडी की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो नर है एक्स वाई, तो इसमें एक्स तो यूक्रोमेटिन है इसलिए बार बॉडी नहीं है, लेकिन जो इसका वाई गुणसूत्र है उस वाई गुणसूत्र पर एक धब्बा पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं वाई स्पॉट। क्या पाया जाता है, नर में वाई स्पॉट पाया जाता है, मतलब वाई जो गुणसूत्र है उस वाई गुणसूत्र की जो लंबी भुजा होती है, दो भुजाएं होती है लंबी और छोटी, तो जो लंबी भुजा पर एक चमकीला धब्बा पाया जाता है, स्पॉट जिसको अपन कहेंगे, पाया जाता है, ये चमकता है। मतलब क्या करें कि एक्स गुणसूत्र पर एक डाई आती है क्यूनाक्रीन, क्यूनाक्राइन डाई, इस डाई को डाल दें, क्यूनाक्राइन डाई डाल दें, और डाई डालकर इस पर अगर हम ये क्यूनाक्राइन डाई डालकर इस पर हम पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज डालें, तो क्या होगा, इस पर हमें एक चमकीला स्पॉट दिखता है। तो हम ये कह देंगे कि वो कौन सा गुणसूत्र है, वो वाई गुणसूत्र है। तो वाई गुणसूत्र को पहचानने का तरीका ये है कि उसके ऊपर हम एक क्यूनाक्राइन डाई डाल लें, फिर हम उनको पराबैंगनी किरणें उस पर डालें, तो वो वहाँ से एक स्पॉट के रूप में चमकेगा। तो वाई गुणसूत्र पर वाई स्पॉट पाए जाते हैं, उसकी मादा में पाई जाती है बार बॉडी। तो यहाँ पर अगर अपन एक सूत्र बनाएं कि बार बॉडी की संख्या कितनी होती है, बार बॉडी की संख्या ज्ञात करने का, संख्या ज्ञात करना, तो उसका सूत्र ये हो जाएगा कि कुल एक्स गुणसूत्र माइनस एक कर देंगे, ये सूत्र हो जाएगा बार बॉडी का, कुल एक्स गुणसूत्र माइनस एक कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक फीमेल है, मान लीजिए कि एक फीमेल है एक्स जीरो, जिसमें एक ही एक्स है, तो इसमें से जो हो जाएगा कि एक्स टोटल, एक्स टोटल गुणसूत्र एक है, एक में माइनस किया मतलब बार बॉडी की संख्या जीरो हो गई। एक जैसे महिला है एक्स एक्स, तो इसमें बार बॉडी की संख्या दो माइनस एक बराबर एक बार बॉडी हो गई, एक
बार बॉडी होगी। जैसे एक एक्स 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 है, एक ट्रिपल जिसको अपन अनुवांशिक विकार वाली एक महिला कहें, तो इसके अंदर 3 - 1 3 एक्स गुणसूत्र है, इसमें -1 है, तो इसके अंदर 2 बार बॉडी हो गई। तो ये बार बॉडी की संख्या हम किस सूत्र से याद करेंगे, टोटल गुणसूत्र देख लेंगे और टोटल गुणसूत्र देखने के पश्चात हम उसमें से एक घटा देंगे, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। इसके जैसे अगर मेल की बात करें अपन, मेल, तो मेल जैसे मान लीजिए एक्स वाई है, तो इसमें तो कुछ जीरो होती है, बार बॉडी होती नहीं है। लेकिन जैसे एक पर मान ले वाई वाई, ये भी एक नर है, एक्स अपराधी सिंड्रोम वाला, तो भी इसके अंदर बार बॉडी 0 है। लेकिन एक ऐसा नर है जिसका ये एक उसका लिंग गुणसूत्र के अंदर एक एक्स और आ गया, तो ये मादा की तरह व्यवहार करेगा ऐसा नर, तब उसके अंदर क्या मिल सकती है, एक बार बॉडी पाई जाती है। लेकिन ये अनुवांशिक विकार की स्थिति में होता है। लेकिन अगर वाई स्पॉट की बात करें, वाई स्पॉट की, तो इसके अंदर वाई स्पॉट पाई जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाई स्पॉट पाई जाएगा एक, और इसके अंदर पाया जाएगा 2 वाई है तो 2 वाई स्पॉट पाए जाएंगे, और इसके अंदर वाई स्पॉट पाया जाएगा एक। ये जितने वाई होते हैं उन सभी वाई पर एक एक चमकीला स्पॉट पाया जाता है। इसमें 2 है तो 2 वाई स्पॉट होंगे, इसमें एक है तो एक वाई स्पॉट होगा, और इसमें एक है तो एक वाई स्पॉट होगा। जबकि बार बॉडी की संख्या कैसे याद करेंगे, टोटल एक्स गुणसूत्र में से एक घटा देना, ये तो ये बार बॉडी की संख्या आ जाएगी अपनी। तो कई बार इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, मतलब बार बॉडी है ये एक्स गुणसूत्र का हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र है। क्या कह सकते हैं इसको, कि जो बार बॉडी होती है, अपन नॉर्मल समझें तो जो बार बॉडी होती है ये एक्स जो गुणसूत्र है, ए गुणसूत्र, उसमें का हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र है, हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र होता है। ये पोजीशन, इसलिए ये अलग से अपन को दिखाई देता है। दूसरा इसका अपन रूप ले लेते हैं अहेतुक हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूटिव कहेंगे। ये देखो, यह हेटेरोक्रोमेटिन की स्थायी अवस्था है, स्थायी अवस्था है। और यह जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है, गुणसूत्र जोड़े के दोनों जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्र के कुछ निश्चित स्थान है वहाँ पर पाई जाता है, कुछ निश्चित स्थानों पर पाई जाती है। जैसे कि जो हेटेरोक्रोमेटिन, ये जो स्थायी अवस्था है, ये दोनों ही जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे ये जोड़ा है, इस जोड़े के अंदर दोनों जगह पर एक कुछ निश्चित स्थान होते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। और ये मतलब जीवन की शुरुआत से ही ये मिलेगा, यह जीवन की शुरुआत होती है, शुरुआत से ही पाया जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, ये कहाँ का पाया जाता है, एक तो ये पाया जाता है जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, टेलोमियर है, उस जगह पर ये स्थिति पाई जाती है। और जो केंद्रिक संघटक क्षेत्र है, जहाँ पर केंद्रिका जुड़ती है, इसको अपन NOR भी कहते हैं, वहाँ पर भी ये पाई जाती है। तो कुछ स्थान ऐसे जैसे सेंट्रोमियर, टेलोमियर, अंतःखंड, जिसको अपन क्या कहते हैं, अंतःखंड हिंदी में, और जहाँ केंद्रिका जुड़ती है, जैसे क्रोमेटिन जाल है, उस क्रोमेटिन जाल से केंद्रिका जुड़ी हुई है, उस एरिया में भी हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र पाया जाता है स्थायी। टेलोमेयर में भी स्थायी पाया जाता है और सेंट्रोमियर में भी स्थायी हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र पाया जाता है। तो स्थायी अवस्था इसकी कॉन्स्टिट्यूटिव या अहेतुक हेटेरोक्रोमेटिन कहलाती है। अब ये क्या काम करती है यहाँ पर, तो देखो अपन ये जो ऊपर देख रहे थे वैकल्पिक, इसमें तो अपन बार बॉडी और वाई स्पॉट, तो अपन बार बॉडी के द्वारा मतलब बार बॉडी के द्वारा भी अपन नर और मादा का पता लगा सकते हैं। बार बॉडी पाई जा रही है, इसका मतलब बिल्कुल नर है, वो मादा है, और वाई स्पॉट मिल रहा है तो वो मतलब आपका नर है। तो इन बार बॉडी की संख्या को देखकर भी हमें आनुवंशिक विकार के बारे में पता चल सकता है। नॉर्मल महिला में एक ही बार बॉडी होगी, अगर इससे ज़्यादा पाई जाती है तो वो कोई आनुवंशिक विकार की स्थिति में होती है। नेक्स्ट इसका अपन जो ये अहेतुक है, कॉन्स्टिट्यूटिव हमने पढ़ा, इसके क्या काम है,
तो इसके कार्य देख लेते हैं। देखो, ये जो अहेतुक हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है, ये क्या करता है, जैसे NOR केंद्रिक संगठन क्षेत्र है, उसमें जो कुछ जीन पाई जाती है, जिससे तो 18S वो बनाने वाली और एक 28S RNA बनाने वाली जीन, उस जीन की हम कह सकते हैं कि अहेतुक हेटेरोक्रोमेटिन NOR में 18S और 28S RNA बनाने वाली जीन की उत्परिवर्तन से रक्षा करती है, उत्परिवर्तन से सुरक्षा करती है। इसमें उत्परिवर्तन भी नहीं हो पाता है, अगर ये हेटेरोक्रोमेटिन नहीं होता ना ये क्षेत्र, तो इसमें बहुत जल्दी उत्परिवर्तन हो जाता है और ये हो सकता है कि ये जीन है वो चेंज हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए ये है कि ये उत्परिवर्तन से सुरक्षा करती है, इसलिए ये एक लंबे समय तक ये काम चलता रहेगा, है ना। दूसरा ये इसका काम हो सकता है कि ये जो पार्ट होते हैं सेंट्रोमियर, टेलोमियर, ये एक सेल डिवीजन के समय अगर ये नहीं होते हैं ना तो गुणसूत्रों का पृथक्करण संभव नहीं होता। तो सेल डिवीजन में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के पृथक्करण में भाग लेता है। ये जो अहेतुक कॉन्स्टिट्यूटिव होता है स्थायी क्षेत्र, जैसे सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर है, तो वहाँ ये काम ये करता है कि गुणसूत्रों को अलग अलग करने का काम करता है। दूसरी बात, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के समय जो गुणसूत्र में जोड़े बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय जो समजात गुणसूत्र आते हैं, समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े बनते हैं, वो जोड़े बनाने में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। ये आकर्षण उत्पन्न करते हैं। कौन सा? स्थायी क्षेत्र जो ये है, जैसे आपका ये चाहे सेंट्रोमियर हो चाहे अंतःखंड हो, ये क्या करते हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो समजात गुणसूत्र है जब नज़दीक नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल होता है और वो जोड़े बना लेते हैं। तो ये भी काम इससे अहेतुक हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र का होता है। इसके अलावा देखो, ये जो DNA की रेप्लिकेशन होती है, DNA की रेप्लिकेशन हो चाहे अनुलेखन हो, अनुलेखन का मतलब होता है DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया, तो ये अनुलेखन हो उसमें भी ये सहायक होते हैं, उसमें भी ये मदद करते हैं। तो ये इसके जो अहेतुक स्थायी क्षेत्र होता है हेटेरोक्रोमेटिन, उसके ये प्रमुख कुछ काम होते हैं। तो आज हमने इसके बारे में देख लिया है। और तो ये हमारे दो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट थे, वैकल्पिक और हेटेरोक्रोमेटिन। एक शब्द यहाँ पर कई बार एक शब्द आता है क्रोमोसेंटर। क्या होता है? क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर का मतलब होता है जितने भी गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों में जो हेटेरोक्रोमेटिन एरिया होता है, हेटेरोक्रोमेटिन स्थल होते हैं, तो उन स्थलों को प्रदर्शित, गुणसूत्रों में हेटेरोक्रोमेटिन स्थलों को प्रदर्शित करने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर कहते हैं। इसके अलावा एक दो शब्द और अपने किताब के या कोर्स के अंदर आते हैं कि धनात्मक व ऋणात्मक विषम पिक्नोसिस क्या होते हैं? पिक्नोसिस, विषम पिक्नोसिस, धनात्मक और ऋणात्मक विषम पिक्नोसिस। तो हमने क्या कहा, क्रोमेटिन जाल को, क्रोमेटिन पदार्थ जो था, हमने अंतरावस्था में क्या किया, क्रोमेटिन पदार्थ पर क्षारीय जो अभिरंजक है, अभिरंजक वो डाला, तो अभिरंजक डालने पर इसके दो क्षेत्र दिखाई दिए, दो क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते, अपने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हमने ये देखा कि जिसको हमने एक को तो कहा यूट्रोक्रोमेटिन, एक को कहा हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन पदार्थ पर क्षारीय अभिरंजन से दो क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो इससे ही क्या कहेंगे हम? विषम पिक्नोसिस कहेंगे, विषम पिक्नोसिस कहते हैं।
तो क्रोमेटिन जाल पर जब अपने सारे व्यंजक डाला तो उसके दो स्पर्श क्षेत्र दिखाई दिए हमें, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। इस घटना को हम क्या कहेंगे? विषम-पिक्नोसिस। तो विषम-पिक्नोसिस का मतलब हो गया अलग अलग रंग के दिखाई देना, या जिनके अलग अलग कोइलिंग है तो उस कारण से वो अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखो, जो हम कह रहे हैं कि यूक्रोमेटिन क्षेत्र हल्का है और हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र गहरे विरंजित होते हैं। तो हेटेरो जो क्रोमेटिन होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन गहरे रंग के दिखाई देते हैं, गहरे रंग के दिखाई देते हैं। तब इसे हम कहेंगे धनात्मक विषम पिक्नोसिस। तब इसे हम क्या कह देंगे? धनात्मक पिक्नोसिस। और जो यूक्रोमेटिन है वो हल्के रंग के दिखाई देते हैं, हल्के रंग के दिखाई देते हैं। तब इसे हम कहेंगे ऋणात्मक विषम पिक्नोसिस। क्या कहेंगे हम इसको? ऋणात्मक विषम पिक्नोसिस कहेंगे। जब ये हल्के रंग का दिखाई देता है तो इसको ये ऋणात्मक विषम पिक्नोसिस हो गया। और जब ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, तब इसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक विषम पिक्नोसिस। तो ये इसके क्रोमेटिन जाल के ही दो स्पर्श क्षेत्र होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने अपने क्रोमेटिन पदार्थ का पूरी तरह से अध्ययन किया है। केंद्रक से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आप देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और ओके बायोलॉजी पर आप जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको केंद्रक नाम से एक टॉपिक है, उसके अंदर आपके सभी वीडियो, आपके केंद्रक से संबंधित सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। बाकी भी आपको टॉपिक देखने हैं तो उन पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। उसके पार्ट बनाए हुए हैं और एक सीरियल क्रम से आपको वो दिखाए, आप देख सकते हैं उसको और लिख भी सकते हैं।